दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। तो क्या वाकई में ये बात मान ली जाए कि पिछले 2 चरण के बाद बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी धराशाही हो गई है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि बीच चुनाव, जी हाँ बीच चुनाव, खुद पीएम मोदी को वो नारा बदलना पड़ रहा है जिस नारे पर पूरा का पूरा प्रचार तंत्र बीजेपी का टिका हुआ था। एक ऐसा नारा जिस पर दम भरते हुए न केवल मोदी जी बल्कि न्यूज चैनल्स के एंकर भी नाच रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महीन बात बताने वाली हूं। ये महीन बात बहुत ही डीप एनालिसिस है जिसको मैंने पिछले कई दिनों से मोदी जी की रैलियां सुनकर ना खुद को मैंने महसूस किया है, बल्कि इसको खुद मोदी जी ने आज प्रमाणित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी ने लंबी लंबी बातें बोली, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी की इस स्पीच से एक लाइन निकल कर आई वो ये बताती है कि मोदी जी को शायद ये इनपुट मिल चुका है कि पिछले 2 चरण का जो मतदान है उसमें बीजेपी पिछड़ चुकी है, और ये जो तीसरे चरण का मतदान है, अगर इसमें बीजेपी ने अपनी स्थिति नहीं सुधारी तो गाड़ी छूट गई समझो। और अगर तीसरे चरण में गाड़ी छूट गई तो फिर वाकई में जो सपना था तीसरी बार सरकार बनाने का, उसमें 220 के आसपास के लाले पड़ने की स्थिति आ सकती है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किया। मोदी जी ने क्या बोला उसका एनालिसिस तो बाद में करूंगी, लेकिन जरा एक नारा आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये नारा बताता है कि मोदी जी की पूरी स्ट्रैटेजी ठीक चुनाव के बीच में बदल चुकी है। देश कह रहा है गरीबों के कल्याण के लिए फिर एक बार। दोस्तों, मोदी जी ने क्या कहा आपने सुना? फिर एक बार जनता ने कहा मोदी सरकार। इससे पहले जब चुनाव शुरू हुआ था, पहले चरण के मतदान के दौरान पीएम मोदी की जितनी भी रैलियां थी उनको इस नारे से अलहदा वहां पर क्या नारा दिया जाता था? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये नारा मोदी जी खुद देते थे। उसमें मुझे आपको कोई मोदी जी की स्पीच सुनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी भतेरी स्पीच आपको यूट्यूब में या बीजेपी के यूट्यूब चैनल में या नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। लेकिन बीच चुनाव में ये जो 400 पार का नारा है वो बदल दिया है मोदी जी ने। और खुद मोदी जी 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। क्या नारा दे रहे हैं? देश कह रहा है गरीबों के कल्याण के लिए फिर एक बार। तो सवाल ये दोस्तों कि जब चुनाव से पहले मोदी जी को कॉन्फिडेंस था कि अब की बार 400 पार जा रहा है मामला, तो ये कॉन्फिडेंस घटते तीसरे फेज का मतदान आते 2 फेज का मतदान निपटते इतना कम हो गया कि मोदी जी ही उस नारे से किनारा कर रहे हैं जिस नारे पर पूरा का पूरा बीजेपी का तंत्र खड़ा हुआ था। और ये कतई हल्की बात नहीं है दोस्तों। ये मैं लगातार पिछले 1-2 दिन से देख रही हूं। आप टीवी चैनल्स की डिबेट उठाकर देख लीजिए, तमाम बड़े जानकारों की बातें सुन लीजिए, हर कोई यही कह रहा है। दूसरे चरण के मतदान के बाद जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रिपोर्टरों से मैंने बात की जो वहां कवर कर रहे हैं, जितने भी जानकारों को मैंने अपने चैनल में इनवाइट किया और आपको सेकंड फेज के मतदान के पूरा एनालिसिस बताया, सबने यही बोला कि जो 400 पार का नारा है जो खुद मोदी जी ने दिया, ये मोदी जी के लिए सरदर्द बन गया है। क्योंकि इस नारे से 2 नुकसान हुए। एक, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इत्मीनान में बैठ गया। उसने कहा जब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं 400 पार तो हम बाहर क्यों निकलें, वोट क्यों दें। और बीजेपी का कोर वोटर घर बैठ गया, जिससे नुकसान क्या हुआ? इंडिया गठबंधन का वोटर तो लाइनों में लगकर वोट दे रहा है, लेकिन बीजेपी का कोर वोटर कॉन्फिडेंस में आ गया कि 400 पार मोदी जी ही बोल रहे हैं तो हम किस बात के लिए मोदी जी को वोट करने जाएं, मोदी जी तो आ ही रहे हैं। दूसरा, जो स्विंग वोटर था क्या वो घर बैठ गया है? इसी को लेकर लगातार हर कोई सवाल पूछ रहा है। क्यों? अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तो फिर एक बार मोदी सरकार ये नारा क्यों बदलना पड़ रहा है स्वयं मोदी जी को, जो कि शुरुआत से इसी नारे के साथ चुनाव में गए थे कि अब की बार 400 पार। जब मोदी जी ही अब की बार 400 पार के नारे से किनारा कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के बाकी लोग क्या करेंगे? इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी रैली को संबोधित किया और इस रैली में मोदी जी ने यहाँ पर कुछ जो बातें बोली उसको बहुत महीन तरीके से ध्यान से सुननी पड़ेंगी हमको, क्योंकि कर्नाटक में 28 सीटें आती हैं। 2019 में कर्नाटक में
मोदी लहर के सवार होकर, मोदी लहर में सवार होकर बढ़िया परफॉर्म किया था। बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसने बीजेपी की हालत खराब कर दी है। क्यों? क्योंकि दूसरे चरण के मतदान में जहां देश के कई हिस्सों में कम वोटिंग हुई, कर्नाटक में बम्पर वोटिंग हुई। जी हां, कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां दूसरे चरण के मतदान में 69.56% वोट पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों में 68.96% वोट पड़ा था। थोड़ा सा बढ़ा है वोट, लेकिन बड़ा है, ये अच्छी बात है। हालांकि बेंगलुरु में भी इस बार लोगों ने निराश किया, जो कि अमूमन बड़े शहरों में होता है, लेकिन ओवरऑल कर्नाटक में बाकी देश के हिस्सों से ज्यादा वोट पड़ा है। और जब ज्यादा वोट पड़ता है तो एक तरह की घबराहट होती है कि कहीं ये गुस्से का वोट तो नहीं पड़ रहा। और इसी वजह से आज कर्नाटक में रैली को संबोधित करते हुए, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान में 14 सीट्स में अभी और मतदान होना है, और वो 14 सीट्स न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब जब कांग्रेस ने अभी कुछ वक्त पहले कर्नाटक में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, और उस सरकार की लहर में अभी भी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की जो ये जोड़ी है वो सवार है। डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के मजबूत रणनीतिकार और संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं, उनसे बहुत उम्मीदें कांग्रेस लगाए हुए है। और लगातार कांग्रेस की रणनीति है कि कर्नाटक में जो पूरा का पूरा चुनाव है, जिसको मोदी जी चाहते हैं कि नेशनल लेवल का चुनाव किया जाए, इसको रीजनल लेवल का चुनाव किया जाए। ठीक वैसे ही जो जोर आजमाइश इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में की और काफी हद तक वो काम करती दिखाई दी है। इसीलिए कर्नाटक में जब कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर बात करनी शुरू की, तो यहां पर मोदी जी रैली में जो बातें बोल रहे थे उसे सुनकर आपको हंसी आएगी दोस्तों। लगातार मंगलसूत्र छीनने की बात, आपके प्रॉपर्टी छीनने की बातें जो मोदी जी लगातार बोल रहे हैं, वो तो मोदी जी ने दोहराया ही दोहराया। लेकिन यहां पर एक शब्द से मोदी जी बचे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेजा है। क्योंकि इससे पहले वो रैलियों में मुसलमान शब्द का जिक्र कर रहे थे ना, कि मुसलमानों को बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको बांट देंगे। अब मोदी जी अपनी इस रैली में ऐसा लगता है कि उस नोटिस से थोड़ा सा संभले हैं, और यहाँ उस रैली में जहाँ कर्नाटक में मोदी जी ने रैली की, अपने पसंदीदा वोट बैंक को कांग्रेस वो प्रॉपर्टी देना चाहती है, वो पैसे देना चाहती है। ये चेंज किया है मोदी जी ने, ऐसा लगता है चुनाव आयोग के बयान के बाद चेंज किया है। लेकिन मोदी जी का बयान सुनिए, मोदी जी का भाषण सुनिए। पूरे के पूरे भाषण में औरंगजेब के अत्याचारों से लेकर गौ हत्या से लेकर तमाम बातें इस घबराहट को, इस छटपटाहट को नहीं दिखाती क्या? कि मोदी जी के बात समझ में आ गई है कि तमिलनाडु में जितनी हवा बनाई थी वो गुब्बारा फूट चुका है। तमिलनाडु में बीजेपी को शायद जो उम्मीदें थी वो पूरी ना हो, एक भी सीट ना मिले। और अगर ऐसा होता है और कर्नाटक में भी सुपड़ा साफ होता है, तो दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, तो फिर मोदी जी की गाड़ी कहां जाकर रुकेगी? सुनिए मोदी जी का भाषण। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है, और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने
भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ये राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है।